हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी मेंस का पेपर 4 साइंस, उसमें हम केमिस्ट्री का एनालिसिस कर रहे थे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। और एक नज़र में हम केमिस्ट्री पार्ट 1 और केमिस्ट्री पार्ट 2 उसको सारा देख लें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से ट्रेंड में है। तो हमने ये सीख लिया था फ्रेंड्स कि पहले हमको सेलेक्ट क्लास करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमको टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक टाइप करना है गूगल में जाके, ठीक है। फिर ये खुल जाएगा, फिर हमको इसमें क्लास सेलेक्ट कर लेना है। क्लास जैसे कि क्लास 12, तो क्लास 12 सेलेक्ट कर लेना है। फिर सब्जेक्ट, अभी इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें सारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर रसायन भाग 2 या केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है। तो 1 से 5 तक हम कर चुके थे फ्रेंड्स। अभी हम लोग चैप्टर 6 देखते हैं ओपन करके कि क्या है उसमें। चैप्टर 6 मतलब ये सेकेंड पार्ट का पार्ट 1। तो इसमें हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के बारे में दिया हुआ है फ्रेंड्स। आईयूपीएसी नाम पद्धति क्या होती है, इसके उपयोग क्या होते हैं, इसके गुण और अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला चैप्टर पीएससी के हिसाब से। सिर्फ आप देख लीजिए कि एलिफेटिक एरोमेटिक क्या होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके यौगिक हैं, खासकर जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, अल्कोहल क्या होते हैं। देखिए अल्कोहल इम्पॉर्टेंट है, अल्कोहल के गुण भी इम्पॉर्टेंट हैं, गुणधर्म इसके किसके साथ क्या अभिक्रिया करता है, ठीक है। एक रेसेमिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसको देख सकते हैं। वैसे ये सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है और नहीं पूछता है। हाँ, इसका भौतिक गुण कभी कभी पूछता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, जैसे कि गलनांक क्वथनांक लिखा हुआ है, इसका गुणधर्म क्या है। खासकर इसमें देखिए एक क्वेश्चन मैंने हमेशा देखा है क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि बेहोश करने में, है ना। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो पहले डिसेक्शन में यूज होता था, जैसे आप चूहे का या फिर मेंढक का डिसेक्शन करते हैं तो उस समय क्लोरोफॉर्म यूज़ होता था बेहोश करने के लिए, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अक्रिय कर देता है, निश्चेतन अवस्था में ले आता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। अगर आप देखना चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें कुछ बहुत विशेष मुझे नहीं लगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। गुणधर्म आप देख सकते हैं बस। अब देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अभी अलग से चैप्टर दिया ही हुआ है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। तो इसमें अल्कोहल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अल्कोहल और फिनॉल थोड़ा सा है इम्पॉर्टेंट। और इसका देख लीजिए मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक क्या होते हैं, अल्कोहल के गुणधर्म क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं। ये कई बार आ चुका है, पहले आता था, सिलेबस में था, अभी नहीं आ रहा है, बट सिलेबस में नहीं है तो भी कई सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि प्राइमरी, टर्शरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने को आता है, क्या होते हैं, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर ईथर, ईथर भी कभी कभी आता है अल्कोहल में, देख लीजिए फिनॉल, ईथर के गुणधर्म दिए हुए हैं, ठीक है। उनके कौन कौन से फार्मूले होते हैं और उनका क्या क्या, उनकी क्या गुण क्या विशेषताएं हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कहाँ उपयोग होता है, ठीक है, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये सब दिया हुआ है। और ये डिटेल है इनके। हाँ, एक अभिक्रिया, ठीक है ठीक है, ये याद आ रहा है मुझे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये कभी मैंने देखा है पीवाईक्यू में, हो सकता है पहले के सिलेबस में होगा, लेकिन एक बार देखना चाहिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोहल, जो भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी कि आ जाए। और अल्कोहल और फिनॉल की अम्लता, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, अल्कोहल, ये सब नहीं आएगा, ये इतना नहीं आता है। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण पीवाईक्यू में कहीं आया हुआ है कि अल्कोहल और फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों, अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल एनहाइड्रो के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। देखिए जो दवाइयाँ होती हैं ना, जैसे कि एस्पिरिन हो गया जो कि पीड़ानाशी है ना, पीड़ानाशी मतलब दर्द होने पे जब हम खाते हैं तो हमको दर्द से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए इसको पीड़ानाशी बोल दिया है। तो जो भी मतलब एंटीपायरेटिक हैं, जो कि जिससे कि फीवर नहीं होता है, एस्पिरिन वाले, तो ये सब दवाइयाँ जो होती हैं ना इसी से बनती है। निर्जलन, निर्जलन मतलब पानी हट जाता है तो निर्जलन हो जाएगा। और फिनॉल के साथ अभिक्रियाएं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हेलोजन, हेलोजन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। एथेनॉल, मेथेनॉल, इनका गुणधर्म, इनकी विशेषताएं, भौतिक गुणधर्म, ये सब
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेलोजन। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक बार आप देख लीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी है कि एक बार इसको देख के जाएं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रेंड्स मेरे को लग रहा है ना कि केमिस्ट्री पार्ट 2 का जो पोर्शन है ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं देखे हैं और अभी सिलेबस में बहुत कम है। पहले थे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ये सब आते थे, लेकिन अभी एक बार हम चैप्टर इसलिए देख ले रहे हैं कि फिर पता नहीं खोल के देखें भी या ना देखें, तो एक बार देख ही लें कि लास्ट तक कुछ है क्या या कुछ आता हो। एल्डिहाइड और कीटोन नो डाउट थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट, देख सकते हैं। बाकी नामकरण की पद्धति, इसकी बनाने की विधियाँ, है ना, ये सब पहले था, पुराने सिलेबस में था फ्रेंड्स, अभी नहीं है। अब इतना भी ब्लंडर करेगा कि पुराना सिलेबस ही बिल्कुल से उठा के दे देगा, तब तो कोई भी नहीं लिख पाएगा। ठीक है, तो छोड़ दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं। अगले चैप्टर में क्या है, जैव अणु, बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। मैं कहूँगी कि इस पूरे सेकंड पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए में अंतर, जैव तंत्र में इन जैव अणुओं की भूमिका। इवन ना मैं भी आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो लास्ट ईयर आए थे। कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च कहा जाता है। सिर्फ एक लाइन में लिखना था, 2 मार्क्स क्वेश्चन था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे है वो। सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज की संरचना, हमेशा फ्रेंड्स हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही है, नहीं छोड़ सकते, स्किप नहीं कर सकते इस चैप्टर को, बिल्कुल नहीं। फ्रक्टोज, फल शर्करा, इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। फ्रक्टोज इज एज वेल एज इम्पॉर्टेंट एज ग्लाइकोजन, सुक्रोज, ग्लूकोज। ठीक है, ये सब चीज़ों को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल इसको करके ही जाना है। स्टार्च के बारे में, पॉलीसेकेराइड, है ना, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड हमको पढ़ना है। फिर स्टार्च देख लीजिए। सेलुलोज फ्रेंड्स, सेलुलोज भी इम्पॉर्टेंट है। सेलुलोज विशिष्ट रूप से हम जानते हैं केवल पौधों में मिलता है और ये वनस्पति जगत में प्रचुरता से उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ होता है। पॉलीसेकेराइड है, ये देखिए फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन, थर्ड पॉइंट आप लोग देखिए। मैं इसमें मार्किंग करना चाहती हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन देखते हैं आपको दिखता है या नहीं दिखता है। ग्लाइकोजन, ये देखिए मैंने अंडर राउंड किया है, और ग्लाइकोजन को ये पता नहीं रिकॉर्ड होने के बाद ये अपने आप डिलीट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार, इम्पॉर्टेंट था, पिछले बार आया था इसलिए शो कर दे रही हूँ। प्राणी स्टार्च फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ग्लाइकोजन को सीधे पूछा था और क्या कहते हैं, प्राणी स्टार्च कहते हैं। और ये कैसे होता है, ये यकृत, मांसपेशियों और मस्तिष्क में उपस्थित होता है। जब भी शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, और ग्लाइकोजन ईस्ट या कवक में भी, ईस्ट तथा कवक में भी मिलता है। ठीक है, देख लिया आप यहाँ पे ये क्वेश्चन आया। फिर प्रोटीन तो इम्पॉर्टेंट है ही। रेशेदार प्रोटीन, प्रोटीन की संरचना, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ग्लाइसिन। अच्छा, हम आगे चले गए क्या, हाँ, ग्लाइकोजन के बाद कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया था हमारा। फिर प्रोटीन देखिए, प्रोटीन किसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सभी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्रोटीन तो पढ़ना ही है, प्रोटीन खाना भी है। रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं ये देख लेंगे। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है, एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसकी सेकेंडरी संरचना क्या होती है, इसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तृतीयक संरचना क्या होती है, ये सब उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रोटीन का विकृतीकरण, उसके बाद एंजाइम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, एंजाइम। अब पिछले बार जैसे कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, तो अब एंजाइम आ सकता है। माल्टेज, माल्टोज देख लीजिए, है ना। एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है। विटामिन्स, हमेशा चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है विटामिन्स। और कौन से वसा में मिले, कौन से फैट सॉल्युबल होते हैं, कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये चार्ट पूरा रट के घोल के पी जाना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सारा चार्ट। मुझे समय मिलेगा तो मैं पढ़ा भी दूंगी, लेकिन अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है और कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं।
न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है, डीएनए आरएनए में डिफरेंस। जब से पीएससी ने आँख खोली है अपनी, मतलब जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ है तब से डीएनए आरएनए में डिफरेंस आ रहा है, उसकी स्ट्रक्चर आ रहे हैं। हरगोविंद खुराना के बारे में आ रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या छोड़ेंगे आप बताइए, कुछ भी नहीं छोड़ सकते इसमें से। हार्मोन स्टेरॉइड्स होते हैं, इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होता है स्टेरॉइड्स का होता है। तो बहुत तरह के हैं, वृद्धि हार्मोन है ना, थायराइड ग्लैंड से जो निकलते हैं, वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हार्मोन हैं आप जानते ही हैं। तो ये सारा हमको पढ़ना है। सारांश में देखिए, सारांश में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, फिर प्रोटीन के बारे में बताया, फिर विटामिन के बारे में बताया, डीएनए आरएनए के बारे में बताया, फिर एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए क्या होते हैं। ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें नहीं छोड़ सकते, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। लास्ट में जो देखिए जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे में ना, इसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने जो ये छूट गया क्या हमारा चैप्टर 4 शायद एक बार देख लेते हैं, छूटा है, हमने कवर कर लिया है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर एमीन, ओके, एमीन के बारे में था, तो एमीन में बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है क्वेश्चन। एमीन की संरचना देखिए, हमारा छूट जा रहा था ना चैप्टर नाइट्रोजन। हाँ, इसमें एक अमोनिया बनाने की विधि, हैबर विधि आई हुई थी। हाँ, यस, एक क्वेश्चन तो आया हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, हैबर विधि आई हुई थी जो कि अमोनिया बनाने की अभी होती है, इसमें शायद दिया भी हो, ठीक है, खोज लेंगे आप। नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है ना, और उर्वरक बनाने में कहाँ यूज़ होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, सल्फोनिफिकेशन क्या होता है, डाइएजोनियम लवण, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं वो एक बार आप इसमें गो थ्रू हो सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सारांश में, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक एमीन क्या होते हैं, ठीक है, एजोरंजक क्या होता है बस। और अमोनिया का जो, खैर अमोनिया तो इससे रिलेटेड नहीं है, एमीन अलग चीज़ है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि 1 से लेके 5 पार्ट 2 के भी सारे हमने कवर कर लिए टॉपिक, क्या क्या क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिए एक बार, आप अपने हिसाब से भी एक बार अपने मोबाइल में, टैबलेट में, लैपटॉप में, जहाँ पे भी खोल के इसको देख लीजिए अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो, क्योंकि बुक से खोजना, फिर बुक अरेंज करना और पढ़ना बहुत ही कठिन काम है। बहुत आसान चीज़ मैंने आपको बता दिया। आप कहीं घूमने गए हों, आप बस में ट्रैवल कर रहे हों, आप वर्किंग हैं, आप किचन में खाना बना रहे हों, कहीं पे भी ना खोल के आप इसको देख सकते हैं। तो खासकर जो जॉब में हैं लोग, उनके लिए तो बहुत ही आसान है। तो आप खोल करके एक बार देख लीजिए, और अगर आप नहीं खोल पाते हैं तो मैंने आपको एक बार खोल के दिखा दिया है कि कैसे खोलना है, कैसे हमको उसमें दिखना है। केमिस्ट्री फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब बारी है हमारी बायोलॉजी और फिजिक्स की, जिसे हम बहुत जल्दी कर लेंगे, एक ही दिन में कर सकते हैं, एक ही दिन में कर सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, उसको अलग से मैं आपको पढ़ा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे आपके नोट्स होंगे जिसमें कि सारी चीज़ें दी हुई होंगी, लेकिन हमको स्मार्टली अप्रोच करना है ना। समय हमारे पास कम है, रिवीजन हमको बहुत बार करना है, इवन स्मार्टली पढ़ना है, ताकि जो क्वेश्चन सीजीपीएससी पकड़ रहा है ना, उस ट्रेंड को हम भी पकड़ सकें। पता चला कि हम शुरू से लेके 1 चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक पढ़े जा रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा उससे। तो थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो इसलिए ये इतनी जद्दोजहद इसीलिए की जा रही है, ताकि हम जो भी क्वेश्चन अब आने अपीयर होंगे उस पर थोड़ा सा मेहनत कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और इसको सीरीज़ को कंटिन्यू रखें या ना रखें। थैंक्स।